वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमिक्स वॉच एक्सप्लेन बाय एबी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मार्वल कॉमिक्स गॉड्स के बारे में। स्टोरी की शुरुआत करने से पहले कॉमिक्स के अंदर कुछ कैरेक्टर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो बात करूंगा पहले कैरेक्टर की। ये कॉमिक्स का मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है व्यान। तो बात करेंगे व्यान की, तो व्यान एक गॉड होता है जो हमेशा जन्म लेता रहता है और मरता भी रहता है, लेकिन इसकी आत्मा एक ही होती है और इसको ये पता होता है कि ये पिछले जन्म में क्या था या ये इस टाइम भी क्या है। और इसके पास कई सारी ताकतें होती हैं, लेकिन इन सब चीजों के साथ ही जो जादूगर अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ये उनके साथ भी काम कर रहा होता है। और इसका एक साथी होता है डिमिट्री। तो अगर बात करें डिमिट्री की, तो डिमिट्री के पास भी कुछ ऐसी ही ताकतें हैं, लेकिन ये कोई गॉड नहीं होता है और इसके पास भी कई सारी जादुई ताकतें हैं। अगर बात करें तीसरे कैरेक्टर की, तो ये है एकियो। एकियो डिमिट्री की वाइफ होती है। कुछ सालों तक इनका रिश्ता काफी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन बाद में कुछ खिटपिट होने के कारण ये अलग हो जाते हैं। तो अगर आखिरी कैरेक्टर के बारे में बात करूं, तो ये है कॉमिक्स का मेन विलेन और ये है क्यूबिक्स। तो क्यूबिक्स भी एक जादूगर होता है, लेकिन ये इन सब जादूगरों से बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और इसके पास इंटरनल की एक छड़ी होती है जिसकी मदद से ये कुछ भी कर सकता है। तो मैंने कॉमिक्स के जितने भी मेन कैरेक्टर थे उनके बारे में आपको बता दिया है। तो मैं कॉमिक्स की शुरुआत करने वाला हूँ। स्टोरी की शुरुआत होती है डॉक्टर स्ट्रेंज और व्यान से। तो डॉक्टर स्ट्रेंज व्यान से कहते हैं, अब मैं इन सब चीजों के लिए काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, अब ये सब चीजें मुझसे संभाली नहीं जाती, अब तुम्हें ही इन सब चीजों को संभालना होगा। व्यान कहता है, डॉक्टर स्ट्रेंज आप बूढ़े नहीं हुए हैं, बस आप थक चुके हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज व्यान को बुक ऑफ सॉर्सरस देते हैं। बुक देते हुए व्यान से एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम इस अच्छाई और बुराई की लड़ाई में क्या तुम अच्छे हो या बुरे? व्यान कहता है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन तुम किसकी तरफ से हो? डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, मैं बिल्कुल ही अच्छाई की तरफ से हूँ। तभी व्यान उनके सवालों का पहेलियों में जवाब देता है, मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, लेकिन मैं अच्छा हूँ या बुरा, बच्चे मुझे इसके बारे में कौन बता सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज और व्यान के सवाल जवाब के बीच ही स्टोरी 10 साल पीछे चली जाती है। व्यान की वाइफ एक्यू देखने के लिए मिलती है जो कि एक बार में बैठी होती है। एक्यू बार के अंदर वैन का इंतजार कर रही होती है और वैन अभी भी वहाँ पे नहीं पहुंचा होता है। बार का वेटर एक्यू से पूछता है ड्रिंक के बारे में। एक्यू कहती है, मैं ज्यादा पी नहीं सकती क्योंकि आज मेरी डेट है और वैसे भी अगर मैं ज्यादा पी लेती हूँ तो मैं होश में नहीं रहती हूँ। तभी वेटर कहते हैं, लगता है कि आज तुम्हारी एक बड़ी डेट है। एक्यू कहती, नहीं वो मेरे हस्बैंड है और वे अभी रास्ते में ही है। तो वेटर उसके मैरिज लाइफ के बारे में उससे पूछते हैं, तो ये बताती है, हमारी शादी को लगभग 6 साल हो चुके हैं। 5 साल हमारे शादी को काफी अच्छे से बीते हैं और काफी हमारे अच्छे दिन गुजरे, लेकिन इस समय थोड़ी अनबन हो रही है और हमारे दिन अच्छे नहीं जा रहे हैं। इन सब बातों से वेटर उसको भटकाने के लिए वे उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों कैसे मिले। एक बताती है, ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको अगर ब्रह्मांड की थोड़ी भी जानकारी होगी तो शायद आप इस बारे में आप कुछ समझ सकते हैं। वेटर कहते हैं, ये हमारा छोटा सा राज होगा, मैं किसी को इसके बारे में नहीं बताऊंगा। वेटर उससे पूछते हैं, क्या वे अभी भी आपके पीछे पड़े हैं? एक्यू कहती, हाँ वो अभी भी मेरे पीछे ही है, लेकिन वो समय का कभी भी पाबंद नहीं रहा है और वो कभी भी समय से नहीं पहुंच पाया है। समय पे ना आना उसकी एक आदत बन चुकी है जो कि काफी बुरा है मेरे लिए। और यहाँ दूसरी तरफ हमें व्यान देखने के लिए मिलता है और हमें उसके बारे में दिखाया जाता है कि वो अभी भी समय पे क्यों उसके पास नहीं पहुंच पाया है। व्यान और डिमिट्री एक मिशन पर जा रहे होते हैं, लेकिन व्यान को इस मिशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो डिमिट्री उस मिशन के बारे में व्यान को बताता है। वे एक पार्टी में जा रहे होते हैं जहाँ पर लोगों की गायब हो जाने की खबर आ रही है और वे उन लोगों का भी आज तक पता नहीं चला है जितने भी गायब हुए हैं। डिमिट्री और व्यान एक पार्टी में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे उस पार्टी में पहुंचते हुए वे पार्टी के ओनर से मिलते हैं। पार्टी का ओनर उन्हें काफी अच्छे से वेलकम करता है और वे भी उसका वेलकम करते हैं। पार्टी के ओनर उन्हें मेंबर ऑफ क्राफ्ट के नाम से बुलाते हैं और वे कहते हैं, आपको ये जगह कैसे मिल गई? इस जगह पे पहुंचने के लिए एक गुप्त वर्ड है, एक गुप्त शब्द है, आपको वो कैसे मिला? डिमिट्री और व्यान उसकी बातों को कोई जवाब नहीं देते हैं। पार्टी ओनर कहता है, मैं आपको इस अपवित्र जगह में आपका स्वागत करता हूँ, यहाँ पे आप अपनी जितनी भी बुराइयां हैं उसे बाहर निकाल सकते हैं। पार्टी ओनर लेडी कहती है, इनके मास्क कहाँ हैं? इनके बदसूरत चेहरे मैं देख नहीं सकती। डिमिट्री कहता है, हम मास्क बोले नहीं हैं, बस मैं उसे लाया नहीं हूँ। पार्टी ओनर फोन पे किसी से लड़ रहा होता है और वे कहता है, उत्सुकता ही भूलने की बीमारी है और इसकी जननी भूख है, क्योंकि जब हम भूखे होते हैं तो हम काफी उत्सुक हो जाते हैं। भूखे होने पर इंसान का दिमाग काम नहीं करता और दिमाग जब काम नहीं कर रहा होता है, हड़बड़ी में इंसान कुछ भी कर देता है और उसकी गलतियां होने की संभावना काफी होती है। फोन पे पार्टी ओनर ये सब बातें कर रहा होता है। फोन काट देने के बाद वो डिमिट्री से कहता है, हम कुछ आपको सामान देना चाहते हैं, वो भी कम दामों में, अगर आप खरीदना चाहें। डिमिट्री इन सब चीजों को मना कर देता है, कहता है हमें इन सब चीजों की अभी जरूरत नहीं है। और यहाँ दूसरी तरफ वैन भी परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसको एक्यू से मिलने जाना होता है। डिमिट्री और वैन को काम जल्दी पूरा करना होता है। डिमिट्री उन्हें अपना इन्फॉर्मेशन देता है। वो बताता है, मैं द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स का एक जादूगर हूँ। तभी पार्टी ओनर वैन से उसके इन्विटेशन के बारे में पूछते हैं। वैन कहता,
मेरे पास कोई इन्विटेशन नहीं है, लेकिन हमें मंत्रालय द्वारा भेजा गया है। वैसे मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है और मुझे हवा में काफी खून की तेज गंध महसूस हो रही है। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। क्या तुम लोग ऐसा कुछ कर रहे हो जो यहाँ पे नहीं करना चाहिए? इसकी हमें पूरी जानकारी भी चाहिए। वेन डिमिट्री से कहता, मुझे इस जगह के बारे में कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है और इन दोनों के बारे में और भी। तो डिमिट्री कहता, मैं इसके बारे में जानता हूँ। डिमिट्री के पास एक डिवाइस होता जिसकी मदद से वो किसी की भी इंफॉर्मेशन निकाल लेता। तो इस डिवाइस के जरिए डिमिट्री बताता है कि ये दोनों इस जगह के मालिक हैं और ये पहले सत्ता में भी थे, लेकिन उस जगह को छोड़ने के बाद ये इस समय इस जगहों पे पाए जा रहे हैं और इसका नाम निमिये डुलेक है। ये जानकारी मिलने के बाद वेन उनसे उनके मास्क हटाने के लिए कहता है। जब ये मास्क हटाते हैं तो डिमिट्री और वेन देखते हैं कि वे एक लोमड़ी है और एक मछली। वेन को याद आ जाता कि ये दोनों कौन है। वेन कहता कि 4 साल पहले मैं तुमसे मिला था क्योक्रो में और तुम वही हो ना जो शहर के स्थानीय जादूगरों को बुलाते हो और उन्हें कुछ जादुई चीजें दिखाते हो और तुम उन्हें इन सब चीजों से भटकाते हो और उनमें से तुम किसी एक आदमी को चुनते हो और तुम उनका शिकार करते हो और तुम उन्हें खा जाते हो। फॉक्स कहता, तुम तो जानते ही हो हमें ये खाना कितना जरूरी है और हम उन्हीं आत्माओं को चुनते हैं जो सबसे बुरी हैं और ये हमें करने के लिए बेहद ही जरूरी है। तभी डिमिट्री कहता कि तुम जानते हो तुम कितने बड़े नियम का उल्लंघन कर रहे हो और इसके लिए तुम्हें काफी एक लंबी सजा भी हो सकती है। तभी फॉक्स कहता, इसके लिए तुम हमें माफ कर दो। तभी डिमिट्री कहता है कि इस जगह के नीचे एक तहखाना है और शायद उस तहखाने में एक बहुत बड़ा डीमन भी मौजूद है। वेन कहता, क्या ये जो कह रहा है सब सच कह रहा है? बलि दिए गए इंसान को देखने के लिए कहता है जिसे डीमन के लिए मारा गया होता है। वेन पूछता है कि डीमन कहाँ पे है। फॉक्स मारे गए हुए आदमी को दिखाता है जिसकी वो बलि दिए होते हैं डीमन के लिए। वेन डीमन के बारे में पूछता, फॉक्स बताता है कि डीमन इस वक्त तहखाने के बाथरूम में है। दूसरी तरफ ब्राइवुड्स में वेटर एक्की से पूछते हैं कि वो वेन से कैसे मिली। एक्यू बताती है कि वो इसी बार में मिले थे, वो दोनों एक ही साथ बैठे थे। वेन पहले उससे कुछ बातें करता है और कुछ देर बाद वो एक ड्रिंक ऑर्डर करता है। एक्यू बताती, जब मैं उससे बात कर रही थी तो पता नहीं हमें ऐसा क्या हुआ जिसे समझाना काफी मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। वेटर कहते हैं जादू इसी तरह होता है तो पता नहीं चलता। एक्यू कहती कि मैं वैज्ञानिक सोच वाली लड़की हूँ और मैंने सोचा था कि उस वक्त मेरा समय बहुत ही खराब चल रहा है और सब कुछ बर्बाद होने वाला है, लेकिन मैंने सबसे खराब की उम्मीद की थी और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो भी हुआ उस दिन वो काफी मेरे लिए बेहतर था। तो इतनी खराब उम्मीद के साथ आप कहती हैं कि आपका प्यार खत्म हो गया। एक्यू मानती है कि गलती उसकी है, वो ज्यादा रोमांटिक नहीं है। वेटर कहते हैं तो ये सब तैयारी आप हारने के लिए कर रही हैं, क्यों? और उसके अंदर गलतियां ढूंढने के लिए। एक्यू कहती, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने इससे भी कई बुरे लोग देखे हैं, पर इसके अंदर कुछ अलग ही बात है। ये काफी रहस्यमयी है क्योंकि जो सवाल मैं इससे नहीं पूछती हूँ ये उसके भी जवाब को दे देता है। तो इस जमाने में सभी लोग अपने बारे में सब कुछ बताते रहते हैं और इसके साथ ही लोग सोशल मीडिया पे अपनी हर एक चीज शेयर करते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने ये सब कुछ भी नहीं देखा और ये हमेशा अपने बारे में हर कुछ छुपाता चलता रहता है। मैंने इसके अंदर की कई गलतियों का भी पीछा करना शुरू कर दिया था और मुझे कुछ देर बाद पता चला कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, क्योंकि इसके अंदर कोई बुराई थी ही नहीं और आज मैं जो भी कुछ हूँ वो इसी की वजह से, क्योंकि इसने मुझे और भी बेहतर बनने में प्रेरित किया है। इधर वुल्फ वैन को तहखाने में लेकर आते हैं और ये बताते हैं कि वो डीमन इसी तहखाने कबोर्ड में छुपा हुआ है। वैन फॉक्स को वहां से चले जाने के लिए कहता है और वे डीमन को उकसाने के लिए वो उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पे हो और वैसे भी तुम इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखते हो। मुझे पता है छुट्टियां होना कितना अच्छा लगता है और दिन भर आराम करना, तो अब तुम्हें यहाँ से जाने का समय आ गया है। सब कुछ वहाँ पे कुछ देर के लिए बहुत ही शांत हो जाता और तभी भी एक जोरदार धमाके की आवाज आती और उस वक्त हमें एक ब्लैक डीमन देखने के लिए मिलता जो देखने में काफी बड़ा होता और उसकी बॉडी लगती है जैसे कोई तेल हो। वे गरजते हुए वैन से कहता है, मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा। डीमन वैन पे हमला करता, वैन उससे बचता हुआ वो कहता है डिमिट्री को, तुम जल्दी नीचे झुको। डिमिट्री नीचे झुक जाता और वो डीमन से बचता हुआ। तभी भी डीमन उसके ऊपर हमला कर देता और डिमिट्री उस डीमन को हराने का तरीका बताता। डिमिट्री बताता ये मॉन्स्टर 65 लाख साल पुराना है और इसे हराना काफी आसान है, हमें बस इसके दिल को बाहर निकाल देना है। वैन उसके दिल को बाहर निकाल देता। दिल को बाहर निकाल देने के बाद भी वो डीमन उसी तरह हमें देखने के लिए मिलता। तभी डिमिट्री कहता, सॉरी बॉस, गलती हो गई और वे डीमन वैन के ऊपर हमला कर दिया होता है। तो डिमिट्री बताता है इसके अंदर 2 दिल मौजूद हैं, आपने बस एक ही को निकाला है। वैन उसके दोनों दिल को बाहर निकाल देता और वे मॉन्स्टर खत्म हो गया होता। उसे कैद करने के बाद वैन और डिमिट्री एक्यू से मिलने के लिए चले जाते हैं। वैन और डिमिट्री बार के बाहर खड़े होते हैं। डिमिट्री वैन से कहता है, मुझे बहुत ही प्यास लगी थी और आज का दिन काफी थका देने वाला था, तो जो भी गलतियां मैंने की है बॉस, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। वैन डिमिट्री से कहता, मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाला नहीं हूँ और वैसे भी तुम बार के अंदर नहीं आओगे, ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हें बाहर ही रहना है। डिमिट्री वैन की बातों को मानते हुए वे बार के बाहर ही रुकता। वैन एक्यू से मिलने के लिए बार के अंदर जाता। एक्यू उससे कहती, तुम काफी लेट हो
वेन उससे माफी मांगता और उसको हेलो कहता। एक्यू बताती। वेन एक्यू से पूछता क्या हम पार्टी कर रहे हैं। एक्यू कहती हाँ, आज मुझे एक प्रमोशन मिला है और मेरी बुक का टाइटल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद मुझे एक नया टाइटल मिला है। अगर मैं इसको चुनती हूँ तो हमारे बीच सब कुछ बदल सकता है। कहता डरने की कोई बात नहीं है, कभी कभी बदलाव अच्छा भी होता है, और वैसे भी ये तुम्हारी ड्रेस काफी अच्छी लग रही है। एक्यू वेन से कहती मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, मुझे तुम्हारी पूरी असलियत पता है कि तुम कौन हो। वेन को ये सब मजाक लग रहा होता। वेन कहता देखो बच्चे, खुद की मदद के लिए किताबें लिखना बस एक जाल है। हम अपनी परेशानियां दूसरों पे थोपते हैं। इसका यह समाधान है कि हम अधिक से अधिक किताबें खरीदें। यह एक वायरस की तरह है जो बस एक तगड़ी मार्केटिंग की वजह से ये सब हुआ है, और वैसे भी हम अधिक किताबें खरीदते हैं तो फायदा उन्हीं का होता है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन मैंने अपने सभी बुरे काम को पूरा कर लिया है। एक्यू कहती मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम मास्टर रेडविन हो। तुम एक भगवान हो जो हजारों सालों से धरती पर रह रहे हो, और तुम हमेशा मरते हो, तुम हमेशा जन्म लेते रहते हो। तुम एक अवतार हो। तुमने मुझसे ये सब छुपाया है, तुमने मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। वेन कहता देखो, मैं जो कुछ भी पहले था वो मैं था, लेकिन अब मैं जो हूँ वो मैं हूँ, और ये सब चीजें मैंने काफी पहले छोड़ दी थी। उसे पूछता तुम्हें ये सब जानकारी मिली कैसे। एक्यू कहती जिस पुरानी कंपनी में मैं काम कर रही थी, हमारे पास ये पूरी जानकारी थी, बस उसे अच्छी तरीके से देखने की बात थी। मैंने उसे खंगाला और उसे पूरी अच्छी तरीके से देखा, तो तुम्हारी पूरी जानकारी हमें मिल गई कि तुम असलियत में हो कौन। बताती कि हम ब्रह्मांड को चलाने वाले को ढूंढ रहे थे, और हमें ये सब जानकारी इकट्ठा करते करते तुम्हारे बारे में पता चला, और इस काम के लिए मुझे काफी अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं। एक्यू कहती ये सब काफी अच्छा है। वेन कहता ये अच्छा नहीं है, मैं एक अवतार हूँ और मैं एक सेंटिवॉर भी हूँ, तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम ही क्या है। एक्यू कहती प्रॉब्लम है, हम एक जंग में हैं। एक्यू कहती जिन देवताओं को मैं जानती हूँ वो काफी मतलबी हैं। वे बस ढोंग करते हैं कि वो सभी देवताओं से मिलके रहते हैं, लेकिन ये बस उनके पीछे का एक मतलब होता है। वो बस अपने रक्षा के लिए उन देवताओं का साथ लेते हैं ताकि कोई भी जंग हो तो वो उनका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे पता चला कि तुम वैसे नहीं हो, तुम उनसे काफी बेहतर हो। वेन कहता ये सब तुम्हारी बस एक सोच है। क्यों वेन से एक ऐसी बात कहने वाली होती है कि वेन ने ये कभी सोचा भी नहीं होता कि एक्यू आखिर में है कौन, और एक्यू होती है एक सेंटिवॉर। तो बात करें अगर सेंटिवॉर की, तो ये एक जादूगरों का दल होता है। ये दल जादूगरी की दुनिया में सबसे ऊपर का दल होता है, जिसके आगे सभी जादूगर काफी छोटे होते हैं, और एक्यू उसी में काम कर रही होती है, और इस चीज की जानकारी वेन को अभी होती है। एक्यू वेन को ये बताने के लिए आई होती है कि वो वेन को इसलिए छोड़ रही है, उसे जादूगरी की दुनिया में एक नया ओहदा मिल रहा है, और ये ओहदा सबसे ऊपर है, लेकिन इसके लिए उसे वेन को छोड़ना होगा। एक्यू वेन से कहती मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती, वे लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं तुम्हें छोड़ने के लिए। ये सब मैं हमेशा से करना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, कौन है इसे बनाने वाला, और ये आज मेरा सपना जाके पूरा हो चुका है, और अब मैं अमर हूँ। एक्यू वेन से कहती तुम अब मुझे छोड़ दो, तुम्हारे रहने की वजह से वे लोग मुझे सेंटिवॉर नहीं बनाएंगे। तुम पहले ही कई जिंदगी जी चुके हो, और तुम एक देवता हो, तुम हमेशा जन्म लेते रहते हो। मैंने रिकॉर्ड्स को चेक किया है, अगर मैंने ये सब छोड़ दिया एक बार तो दोबारा मैं इन सब से कभी नहीं जुड़ सकती, तो शायद हमें तलाक ले लेना चाहिए। तुम एक अवतार हो, तुम्हारे लिए ये सब बस एक दिन की तरह है, लेकिन हम इंसान हैं, हमारे लिए समय सीमित है, और ये सब एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं आ सकता। मैं डिवोर्स पेपर तुम्हारे पास भेज रही हूँ, तुम जल्दी उन्हें साइन करके मुझे दो। वेन कहता मैं उस पर साइन नहीं करूंगा, तुम चाहे जो भी कुछ कर लो। एक्यू उसकी बातों से गुस्सा हो जाती और वे कहती तुम्हें बस पीने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वेन अभी भी उसके बातों का जवाब नहीं देता। एक्यू कहती ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, क्योंकि द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स और तुम्हारे बीच लड़ने की संभावना 84% है, और मैं ये सब बस तुम्हें उनसे बचाने के लिए कर रही हूँ। वेन अभी भी कह रहा होता मैं पेपर्स पे सिग्नेचर नहीं करूंगा। एक्यू उसके बातों से गुस्सा होती है और वे गन से फायर करती है। गन की गोली सीधा उसकी आंखों पे लगती है और वो बार के बाहर जाके नीचे गिर जाता है। डिमिट्री ये सब चीजें देख रहा होता है। एक्यू डिमिट्री से कहती है तुम इसे ऐसी जगह दफनाना जहाँ से ये कभी दोबारा बाहर ना निकल पाए। ये स्टोरी खत्म हो चुकी होती है, अब ये स्टोरी दोबारा प्रेजेंट में आती है। वेन और डिमिट्री डॉक्टर स्ट्रेंज के घर पे गए होते हैं। डिमिट्री कहता क्या मैं घंटी बजाऊं, तभी वोंग दरवाजा खोलते हैं और वे वेन को देख के कहते हैं तुम अभी जल्दी ही तो आए थे। डिमिट्री कहता शायद आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है। डिमिट्री बताता मुझे बॉस की सभी चीजें याद हैं। डिमिट्री कहता बॉस मुझे आपके बारे में सब कुछ याद है। आप पहले लून वू हमारे साथ गए और आप वहाँ पे जुए में हार चुके थे। जुए में हारने के बाद हमें एक खोज में घसीटा गया। वहाँ पे हम भूतों के शहर वेल मोट्रिस में कुछ दिन तक रहे और हमें भूतों की जेल में भी रहना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा वजन भी कट गया। कुछ दिनों बाद हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मैं गर्म झरने में एक पिशाचनी के साथ कुछ दिनों तक रहा, तभी आप वहाँ पे आए और आपने कहा हमें चलना होगा और इस वक्त हम दोनों यहाँ पे हैं। वोंग वेन से कहते हैं तो आपने क्या इसे सचमुच कुछ नहीं बताया? वेन कहते हैं
हाँ, कुछ नहीं बताया। वोंग वेन को एक बहुत ही बड़ी मुसीबत के बारे में बता रहा होता है और इस मुसीबत से निपटने के लिए वे लोग जा रहे होते हैं वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी में। बात करें अगर वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी की, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी सॉर्सरर्स इकट्ठा होते हैं और वेन को इस जगह से काफी नफरत होती है क्योंकि इस जगह पे एक क्यू मौजूद होगी और इसी जगह को चुनने की वजह से क्यू वेन से अलग हुई थी। और डिमिट्री वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी के अंदर होते हैं और हमें वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी के अंदर सभी सुपर हीरोज और सुपर विलन्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तभी हमें एक आवाज सुनने के लिए मिलती है और हमें देखने के लिए मिलते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलते हैं, मैं सॉर्सरर सुप्रीम आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुने। मैं एक बहुत ही बुरी खबर देने वाला हूँ कि दुनिया की खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है और बेबीलोन इवेंट शुरू हो चुका है। कुछ लोगों को पता नहीं होता कि ये बेबीलोन क्या है और कुछ लोग कहते हैं क्या ये सच में शुरुआत हो चुकी है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं मैंने इसे देखा है, ये सब शुरू हो चुका है। वो बताते कि मैर्क्रेटर में खून बह रहा है, जहाँ पे ट्विन गार्डियन अंधे हो चुके हैं, क्लिफ की चोरी हो चुकी है। जहाँ पे वे खड़े थे वहाँ पे मैं अंदर गया और उनकी धुंधली परछाइयों मैंने देखा, मुझे क्यूबिक्स देखने के लिए मिला और ये उसी का काम लगता है, लेकिन वो सालों पहले खत्म हो चुका था और अगर वो दोबारा आ चुका है तो हमारे लिए बहुत ही खतरा है। तो अगर बात करें इससे हमें एक बहुत ही बड़ा खतरा है, इसके पास लिविंग ट्राइगोनल की स्टिक है और ये हमारे लिए सबसे खतरनाक बात है और यही चीज इसे हराने में नामुमकिन बनाती है। कुछ जादूगर कहते हैं लगता है ये छड़ी चलाने वाला काफी ताकतवर है, लेकिन कुछ जादूगर अभी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि बेबीलोन की शुरुआत हो चुकी है। तभी वहाँ पे सभी लोगों से ओमेंडिस बोलते हैं कि नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो भी सबूत हमें दिए हैं मैंने उसकी जानकारी इकट्ठा की है और ये सब सच है। बेबीलोन की शुरुआत हो चुकी है और ये हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर है। डिमिट्री वेन को एक्यू को दिखाते हुए बोलता है, देखो बॉस, आपका पास्ट, ये वही लड़की है ना जिसने आपकी आंखों में गोली मारी थी और आज आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। वेन डिमिट्री से गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे अभी चुप रहो। एंडिस वहाँ के सभी जादूगरों को एक आखिरी सबूत देते हैं और वे बताते हैं कि ये तस्वीर कुछ ही मिनटों पहले की है और वे दिखाते हैं एम की लैब। एम की लैब में वहाँ पे क्यूबिक्स मौजूद होता है और वहाँ पे एक एम का कर्मचारी भी होता है। एम का मेंबर क्यूबिक्स से कहता है, तुम जो कुछ भी करने वाले हो आज, ये बहुत ही बुरा है, तुम इसे मत करो। अगर तुमने इसकी शुरुआत कर दी तो इसे रोकना नामुमकिन है। क्यूबिक्स कहता है, मैं तो यही चाहता ही हूँ कि एक बार जो चीज मैं शुरू कर दूँ उसे कोई खत्म ना कर पाए। और वहाँ पे क्यूबिक्स प्रोमाइटस को एक्टिव कर देता है और प्रोमाइटस को एक्टिव करते हुए वो बोलता है, ऊपर वाले ने हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफी की है और वो हमें एक कमरे में कैद कर चुका है। हम बस उसी कमरे में रहते हैं, खाते हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। मैं सभी लोगों को इस कमरे से आजाद कर रहा हूँ। लोगों को मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि मैं उन्हें आजादी दिला रहा हूँ। प्रोमाइटस शुरू होते हुए 5 सेकंड बीत गए होते हैं और एम का मेंबर अभी भी अपनी मौत को अपने सामने देख रहा होता है। गिनती अब खत्म हो चुकी है, प्रोमाइटस की शुरुआत हो जाती है। एम का मेंबर अभी भी अपनी मौत को अपने पास देख रहा होता है। प्रोमाइटस के शुरू होते ही एम का मेंबर वहीं दम तोड़ देता है। क्यूबिक्स कहता है, हम आजाद होने वाले हैं और वहाँ पे एक तेज धमाका होता है। धमाका इतना तेज होता है कि पूरे शहर में उसकी रोशनी बिखर जाती है और ये वीडियो यहीं तक खत्म हो जाता है और उस वक्त एक पोर्टल वहाँ पे खुलता है जिससे कई सारे मॉन्स्टर शहर में आना शुरू हो जाते हैं।